सो हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू द अकाउंटिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल। ये चैनल उन सभी अकाउंट्स के चैंप्स के लिए जो अभी अभी क्लास 11th में आए हैं या क्लास 12th में आए हैं और अकाउंट्स के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और अपने फ्यूचर को बेटर बनाना चाहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने मैंने क्या एक्चुअली हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स फुल कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि वो हमारा पार्ट 2 था और उसके अंदर हमने सारा कुछ कवर कर लिया था। तो आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11th का अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज अ थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर से दबा देना और वीडियो को अभी लाइक कर देना, क्योंकि आपको पता है कि पढ़ाने में और पढ़ने में दोनों चीज़ों में मेहनत लगती है। तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए मेहनत करो, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो जो हमारा पहला टॉपिक है आज का, वो आता है जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो देखो, एक सिचुएशन है, अज्यूम करो कि तुम लोग एक बिजनेस ओनर हो और तुमने है ना 5 ऐसे अकाउंटेंट्स हायर करे हैं जो तुम्हें अपना अपना प्रॉफिट, अपना अपना मतलब प्रॉफिट तुम्हारा है कैलकुलेट होकर के दे रहे हैं। तो तुमने 5 ऐसे अकाउंटेंट्स हायर करे हैं जो तुम्हें अपना अपना प्रॉफिट फाइंड आउट करके दे रहे हैं, मतलब अपने अपने तरीके से फाइंड आउट करके दे रहे हैं तुम्हें प्रॉफिट्स। अब तुमने क्या देखा कि पहले अकाउंटेंट ने प्रॉफिट फाइंड करा 1 लाख का, दूसरे ने फाइंड करा 10 लाख का, तीसरे ने फाइंड करा 5 लाख का, चौथे ने फाइंड करा 2.5 लाख का और पांचवे ने लॉस फाइंड करा दैट इज रुपीज 2 lakhs। तो सबने अलग अलग फाइंड करे। अब तुमने देखा कि अगर मेरे को ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी और बंदे को दिखाऊं तो वो कुछ और फाइंड करेगा, किसी और को दिखाऊं कुछ और फाइंड फाइंड करेगा, तो सारे लोग कुछ ना कुछ अलग अलग फाइंड करेंगे। तो इससे तुम्हें बहुत दिक्कत हुई। तो ये जो सेम सिचुएशन अभी तुम्हारे साथ हुई, वैसी ही सिचुएशन पुराने टाइम में बिजनेसमैन के साथ होती थी। तो जो हमारे अकाउंटिंग के प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने क्या करा, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स निकाल दिया। अब तुम्हें पता है कि साइंस के अंदर है ना प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे सबको पता है कि H2O से वाटर बनता है। तो वो एक प्रिंसिपल है, तो उस प्रिंसिपल पे जिस भी पर्सन को वाटर बनाना है वो उस फॉर्मूले को अप्लाई करेगा, वाटर बना लेगा। तो ये एक सिंपल प्रोसेस हो गया। लेकिन अकाउंट्स में पहले ऐसा नहीं था, अकाउंट्स में सबको अलग अलग अपना अपना प्रॉफिट अलग अलग फाइंड करना होता था। तो हमारे जो अकाउंटिंग के प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ ऐसे प्रिंसिपल सेट कर दिए साइंस की तरह, जिससे कि वो प्रिंसिपल्स अप्लाई करो, आपको प्रॉफिट या जो भी आप चीज चाहते हो वो आसानी से मिल जाएगी। तो वो प्रिंसिपल्स को ही जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहा जाता है। तो चलो इसकी थोड़ी सी है ना एक इन डिटेल ब्रीफ में समझ लेते हैं कि ये चीज होती क्या है। So in order to maintain a uniformity and consistency in the accounting records, certain rules or principles have been developed which are generally accepted by the accounting profession. These rules are called by different names such as principles, concept, convention और assumptions, postulates and modifying principles। तो ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया अभी कि यूनिफॉर्मिटी नहीं थी किसी के भी प्रॉफिट में। किसी का प्रॉफिट 10 लाख आ रहा है, किसी का 5 लाख आ रहा है, किसी का 1.5 लाख आ रहा है, किसी का 2.5 लाख आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी मतलब सबका प्रॉफिट सेम आए और सबका प्रॉफिट जो अगर आगे भी फाइंड करें तो उसमें भी आगे आने वाले टाइम में भी प्रॉफिट सबका सेम आए, तो उसके लिए कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे रूल्स सेट करें जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहा जाता है। तो ठीक है, तो इसके अलग अलग नाम है। जो प्रिंसिपल हो गया, कंसेप्ट हो गया, कन्वेंशंस हो गया, पोस्टुलेट्स हो गया, असम्पशंस हो गया, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स हो गया, इनके बहुत से अलग अलग नाम है। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा इसका पॉइंट आता है इसी के अंदर, द टर्म प्रिंसिपल हैज बीन डिफाइंड बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, American Institute of Certified Public Accountant as a journal, law or rule adopted or professed as a guide to action, a settled ground or a basis of conduct or practice। अब इसका मतलब क्या है, देखो, a journal, law or rule adopted or professed as a guide to action, a settled ground on the basis of conduct of or practice। अब देखो, जैसे कि सबने अलग अलग प्रॉफिट निकाला था,
सबने अलग अलग प्रॉफिट निकाला था, क्योंकि उस टाइम पे कोई रूल या कोई ऐसा प्रिंसिपल था ही नहीं जो वो लोग अप्लाई करके अपना प्रॉफिट सारे इक्वल निकाले। तो ये इसका क्या मतलब है, क्या जर्नल लॉ और रूल अडॉप्टेड और प्रोफेस्ड एज अ गाइड टू एक्शन। अब ये जो जर्नल लॉ बन गए या रूल बन गए, इन सभी रूल्स को या लॉज को जो भी अकाउंटेंट अच्छे से समझ लेगा, वो गाइड मिल गई उसे, एक तरीके की गाइड टू एक्शन मिल गया कि उसे किस तरीके से अपना काम करना है। तो वो गाइड टू एक्शन का काम करता है। ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की डेफिनेशन है, ठीक है। तो द वर्ड जर्नली मीन्स इन जर्नल मैनर, के मतलब किसी भी बिजनेस में अप्लाई करोगे तो ये रूल हमारा हमेशा हर बिजनेस के अंदर अप्लाई होगा, ठीक है। तो pertaining to many persons or cases of or occasions, thus generally accepted accounting principles refers to the rules or the guidelines adopted for recording and reporting of the business transaction in order to bring uniformity in a preparation and presentation of financial statement। तो यूनिफॉर्मिटी के लिए ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना हर किसी बिजनेस एंटिटी के लिए जरूरी है, ठीक है। तो इसी के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैव इवॉल्व्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, यूजेस एंड कस्टम्स, statement by individuals and professional bodies, regulations by government agencies, and have a general acceptability among most accounting professionals। अब देखो, ये जो एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये काफी पुराने टाइम से चलते हुए आ रहे हैं, ये कोई नए नहीं बने हैं। ये जब अकाउंटिंग की खोज हुई थी उसके बाद से हमारे को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल ही रही थी कि बार बार के हम किसी और से प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो कुछ और आएगा, किसी और से फाइंड करेंगे तो कुछ और आएगा। तो ये पास्ट से ही ऐसे प्रिंसिपल सेट कर दिए कि जिसकी वजह से प्रॉफिट सेम आए। बट ये प्रिंसिपल्स जो है ना, साइंस के प्रिंसिपल्स की जैसे कठोर नहीं है, मतलब ये प्रिंसिपल्स चेंज भी होते रहते हैं। अब ये कैसे चेंज होते रहते हैं? However, the principles of accounts are not statistic in nature. These are constantly influenced by change in the legal, social, and economic environment as well as the need of the users। अब देखो, साइंस के प्रिंसिपल कैसे हैं? साइंस के प्रिंसिपल ऐसे कि एक बारी किसी ने वाटर का फॉर्मूला दे दिया H2O, मतलब वो हमेशा यूनिवर्सली H2O ही रहेगा, उसके अलावा उसका कोई फॉर्मूला हो ही नहीं सकता। बट अकाउंट के प्रिंसिपल कैसे हैं? जैसे मान लो कि डेप्रिसिएशन क्या होता है? वो अमाउंट जो हर साल किसी भी प्रोडक्ट में से रिड्यूस होता है क्योंकि उसका हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, तो उस अमाउंट को जब रिड्यूस करते हैं तो उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन निकालने के ना दो तरीके होते हैं, एक एसएलएम होता है, एक डब्ल्यूडीवी होता है। एसएलएम क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड। और डब्ल्यूडीवी क्या होता है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो जो एसएलएम और डब्ल्यूडीवी दोनों मेथड होते हैं, और एक कंपनी को ये छूट दी जाती है कि वो दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करे। बट लॉ ने ऐसा इम्पोज कर दिया, लेट्स सपोज कि लॉ ने ऐसा इम्पोज कर दिया कि इस टाइप्स की कंपनीज को एसएलएम ही फॉलो करना है या इस टाइप्स की कंपनी को डब्ल्यूडीवी ही फॉलो करना है। उस केस में ये रूल्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। उस केस में जिन कंपनीज को लॉ ने इम्पोज करा है वो वही रूल फॉलो करेगी, और जिन कंपनी को नहीं करा वो कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल अभी ऐसे कोई रूल नहीं है, लेकिन ये लॉ के चेंज की वजह से हो सकता है। सोशल चेंज, आपने देखा होगा ट्रेंड में जो भी मेथड चल रहा होगा कंपनी ज़्यादातर वो अडॉप्ट करेंगी, या जो उसे इकोनॉमिकली सुटेबल लगेगा वो मेथड अडॉप्ट करेगी, ठीक है। तो ये होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन था। उसके बाद देख लेते हैं कुछ ऐसे कंसेप्ट, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं, द बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर रेफर्स टू as the fundamental idea or a basic assumption underlying the theory and practice of the financial accounting and broad working rules for all accounting activities and developed by the accounting profession। The important concepts have been listed below। अब देखो अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अभी हमने पढ़े, तो उसी प्रिंसिपल के बेस पर कुछ कंसेप्ट बना दिए गए हैं, तो वो देखते हैं। जो पहला कंसेप्ट है वो आता है बिजनेस एंटिटी का। बिजनेस एंटिटी क्या होती है? इन सभी को आगे ना क्लासिफाई करूंगा, तो भी पहले है ना कंसेप्ट देख लेते हैं कि सारे है क्या क्या, ठीक है। तो पहला आता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, दूसरा क्या आता है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, तीसरा आता है गोइंग कंसर्न, फिर आता है अकाउंटिंग पीरियड, देन आता है कॉस्ट कंसेप्ट, फिर आता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट और ड्युअलिटी कंसेप्ट।
उसके बाद आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कन्वर्टिज्म कंसेप्ट, मटेरियलिटी कंसेप्ट या ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये टोटल 13 कंसेप्ट हैं। तो 13 कंसेप्ट को हम 2 वीडियोस के अंदर अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इसका पार्ट 1 है, इसके बाद इसका एक पार्ट 2 भी आएगा, तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो हमारा पहला कंसेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अब देखो लॉ के अंदर ना एक टॉपिक होता है सेपरेट लीगल एंटिटी का। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, लेकिन जिसको नहीं समझ में आया वो इस वीडियो में फिर से सुन लो। लॉ में ये माना जाता है कि जो पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जो पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो अलग पर्सन है, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो बिजनेस की कैटेगरी है। लेट सपोज कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा क्लोथिंग ब्रांड का। क्लोथिंग ब्रांड का जैसे मैंने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करा तो वो बिजनेस अलग है, मैं अलग हूँ, ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी में चलती है। मतलब बिजनेस के थ्रू कोई भी किसी भी तरीके का एसेट, किसी भी तरीके की लायबिलिटीज अगर इनकर होती है तो उसके लिए मैं लायबल नहीं हूँ। ये होती है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो इसका थ्योरी पार्ट देखते हैं। So the concept of business entity assumes that the business has a distinct and separate entity from its owner, or that business has a distinct or a separate entity from its owner. It means that for the purpose of the accounting, the business and its owner are to be treated as two separate entities. Keeping this in view, when a person brings in some money as capital into his business, in accounting records it is treated as a liability of the business to the owner. Here, one separate entity, owner, is assumed to be giving money to another distinct entity, business unit. Similarly, when the owner withdraw any money from the business for his personal expenses, let's suppose drawings, it is treated as reduction of the owner's capital and consequently a reduction in the liabilities of the business. क्या समझे इस पॉइंट से? अब देखो इस पॉइंट से ये समझ में आता है कि अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, मैंने उसमें कैपिटल लगाई, तो मैं एक सेपरेट लीगल एंटिटी हूँ। मैं लोन दे रहा हूँ एक सेपरेट लीगल एंटिटी को, लोन दे रहा हूँ, बट वो लाइबिलिटीज के फॉर्म में लोन नहीं है, वो कैपिटल के फॉर्म में लोन है। तो जब वो बिजनेस एंटिटी बंद होएगी, लीगली जब बंद हो जाएगी, तो वो सारा पैसा मेरे पास वापस आ जाएगा। तो इसको बढ़ाने और घटाने के 2 तरीके हैं। देखो बढ़ेगा कैसे कैसे बढ़ेगा, ये ऐसे ऐसे कि अगर मैंने मान लो कि कैपिटल लगा दी, या मैंने कोई ऐसा बिजनेस करा जिसमें प्रॉफिट ज्यादा है, तो प्रॉफिट अगर मेरी कैपिटल में ऐड हुआ तो मेरी प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाएगी। दूसरा केस, या तो मेरे को लॉस हो गया तो मेरी कैपिटल घट जाएगी, या फिर मैं खुद पैसा निकाल लूँ ड्राइंग्स के लिए। ड्राइंग्स क्या होती है, देखो जो ये मैं पॉइंट्स बताता हूँ ना, ड्राइंग्स हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सब लिख लिया करो एक जगह पे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जरूरी होते हैं, ये चैप्टर के अंदर काम आते हैं। तो ड्राइंग्स क्या होता है, जो पैसा ओनर अपने बिजनेस में से निकाल लेता है ना, उसे ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने ड्राइंग्स कर ली तो मेरी कैपिटल कम हो जाएगी। इट इज ट्रीटेड एज रिडक्शन ऑफ द ओनर्स कैपिटल एंड कंसिक्वेंटली रिडक्शन इन द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। ओनर ने पैसा निकाल लिया, बिजनेस की तो लायबिलिटी कम हो गई ना। उसने मान लो 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाई थी, तो बिजनेस को पहले 5 लाख रुपए वापस करना पड़ रहा था अगर बिजनेस बंद होता तो, लेकिन उसने विड्रॉ करते करते उस कैपिटल को 2 लाख तक ही छोड़ा, तो अब बिजनेस को तो 2 ही लाख देना है, उसको ज़्यादा देना ही नहीं है। तो ये हो जाता है बिजनेस एंटिटी का कंसेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी के कंसेप्ट में एक और पॉइंट आता है, दैट इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस यूनिट and not that of the owners. The personal assets and liabilities of the owner are therefore not considered while recording and reporting the assets and the liabilities of the business. Similarly, the personal transactions of the owner are not recorded in the books of accounts and unless it is involves any inflow or outflow of the business fund. अब देखो, लेट सपोज कि जो ओनर है बिजनेस का, उसने बिजनेस में से पैसा निकाला, बिजनेस में से पैसा निकालने के बाद उसने क्या करा, अपने लिए पर्सनल कोई एसेट ले लिया। ये चीज़ रिकॉर्ड होगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बट उसमें कोई एसेट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उस पर्सन ने, जो ओनर है बिजनेस का, अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी एसेट लिया है, तो वो बिजनेस के खर्चे में नहीं जाएगा, वो उसके पर्सनल खर्चे में जाएगा, और पर्सनल खर्चे में जाएगा इसलिए उसकी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ बोली जा रही है कि अगर बिजनेस के पर्पज से कुछ चीज़ खरीदी है ओनर ने, वो कैपिटल ऐड कर देगी। अगर बिजनेस के पर्पज से नहीं खरीदी बट बिजनेस के पैसे से खरीदी है, तो उसकी कैपिटल लेस हो जाएगी।
मतलब बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा और ओनर के ट्रांजेक्शन को ओनर के बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा, दोनों को मिक्स नहीं करना। यही बिजनेस एंटिटी का जो है मेन फोकस रहता है। तो ये इसका एक ओवरव्यू मतलब इसका एक कंक्लूजन दे देता हूँ मैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है। सेपरेट लीगल एंटिटी इज एंटिटी का कंसेप्ट ऐसा है कि जो सेपरेट कर देता है बिजनेस के ओनर को और बिजनेस को। दोनों लोग अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। बिजनेस का ओनर है और ये बिजनेस है, तो बिजनेस की जितनी ट्रांजेक्शन्स है वो सारी बिजनेस में रिकॉर्ड होंगी, बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जो और जो इसकी ओनर की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है वो सारी ओनर की अपनी बुक्स में रिकॉर्ड होंगी, ठीक है। तो ये कहता है बिजनेस एंटिटी का कंसेप्ट। तो नेक्स्ट इसका जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है, देखो। द कंसेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट स्टेट्स दैट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड हैपनिंग्स in an organization which can be expressed in the terms of money, such as sale of goods or a payment of expense or a receipt of income, etc., are to be recorded in the books of accounts. All such transactions or the happenings which cannot express in the monetary terms, for example the appointment of manager, capabilities of the human resource or a creativity of its research department, or imagine of the organization among the people in general, do not find a place in the accounting records of the firm. अब देखो इसके कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब सिंपल सा है कि जो चीज मनी टर्म्स में मेजर्ड है या मनी टर्म्स में मेजर की जा सकती है उन्हीं सारी चीजों की अकाउंटिंग होगी और किसी चीज की अकाउंटिंग नहीं होगी। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट यही कहता है। अब देखो मेरे पास मान लो दो एम्प्लॉय हैं। मेरे पास दो एम्प्लॉय हैं, उसमें से एक एम्प्लॉय जो है वो बहुत अच्छा काम करता है, दूसरा एम्प्लॉय जो है वो कुछ भी काम नहीं करता, जबकि दोनों का लेवल सेम है, मैं दोनों को सैलरी भी सेम दे रहा हूँ। तो क्या मैं इसको मनी टर्म्स में मेजर कर सकता हूँ कि इस बंदे ने कितना अच्छा काम करा, या क्या मैं दूसरे बंदे की मनी टर्म्स में मेजर कर सकता हूँ कि एक महीने में इसने कितनी मॉनेटरी वैल्यू का काम करा। नहीं कर सकता, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर है, वो सर्विस दे रहा है मेरे को अपनी, तो मैं उसको मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकता। लेकिन कुछ सर्विसेज होती हैं जिनको मनी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। तो ओवरऑल जो चीज मनी टर्म्स में मेजर की जा सकती है वो रिकॉर्ड हो जाएगी, जो टर्म्स मनी टर्म्स में मेजर नहीं की जा सकती वो रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज होती है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में। तो इसका एक लिमिटेशन भी है। The money measurement concept assumption is not free from limitation due to change in the prices. The value of money does not remain the same over a period of time. The value of rupee today on account of raise in a price is much less than what it was say 10 years back. Therefore, in the balance sheet, when we add different assets brought on at a different point of time, say building purchased in 1995 for 2 crores and a plant purchased in 2005 for 1 crore, we are in fact adding heterogeneous values which cannot be clubbed together. As the change in the value of money is not reflected in the books of accounts, the accounting data does not reflect the true and fair view of the affairs of an enterprise. अब देखो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जो है वो ये कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो मनी टर्म्स में जो मनी टर्म्स में मेजर हो सकते हैं उसी को रिकॉर्ड करूंगा। बट मनी टर्म्स में रिकॉर्ड करने के बाद इन फ्यूचर उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, तो ये हमारे को है ना ट्रू और फेयर व्यू नहीं देता। इसकी पहली लिमिटेशन तो ये है कि बहुत से ऐसे एसेट होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उसको ये क्योंकि ये मनी टर्म्स में मेजर नहीं करे जा सकते तो वो रिकॉर्ड ही नहीं करता। और दूसरी इसकी ये जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता, क्योंकि इन फ्यूचर उस एसेट की वैल्यू चेंज हो गई। मैंने मनी टर्म्स में उसको रिकॉर्ड करा था, मेरे को मेरी फर्म का, मेरी कंपनी का ट्रू एंड फेयर व्यू ही नहीं मिलेगा। तो ये चीज होती है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस कभी बंद ही नहीं होगा। आज मैंने बिजनेस चालू करा, वो इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, वो कभी बंद ही नहीं होगा। जैसे कि अब देखो, the concept of going concern assume that the business firm would continue to carry out its operative infinitely. That means for a very long period of time and would not be liquidated in the foreseeable future. This is an important assumption of our accounting as it provides the very basis of showing the values of assets in the balance sheet.
अब देखो, मैंने अगर आज कोई बिजनेस शुरू करा है तो मेरे को अकाउंट्स के अगर प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, तो अकाउंट्स का एक प्रिंसिपल होता है दैट इज अ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जिसके अंदर ये सिंपली कहा जाता है कि अगर मैं आज कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ तो मैं फोरसीनेबल फ्यूचर तक उसे चलाऊंगा ही चलाऊंगा, उसे बंद नहीं करूंगा। मतलब इनफाइनाइटली मैं अपने बिजनेस को कैरी ऑन करूंगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्योंकि बिजनेस बहुत सी ऐसी सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि बिजनेस चालू रखना है या बंद कर रखना है, तो वो चीज़ अलग मैटर है। तो अकाउंट्स में एक आ जाता है कि बिजनेस एक इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। क्योंकि देखो, बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। बिजनेस किसकी आंखों में क्रिएट हुआ है? लॉ की नज़र में क्रिएट हुआ है। लॉ की नज़र में क्रिएट हुआ है तो उसकी कोई मतलब ह्यूमन बीइंग की तरह लाइफ थोड़ी ना है। वो तो इनफाइनाइटली चलता रहेगा चलता रहेगा, जब तक लॉ रहेगा तब तक बिजनेस रहेगा। तो लॉ तो कभी खत्म ही नहीं होगा, तो बिजनेस भी कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसा लॉ मानता है। तो इसीलिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब होता है कि बिजनेस जो है लॉन्ग टाइम तक मार्केट में एग्जिस्ट करेगा और चलता रहेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब देखो, पिछले कंसेप्ट में देखा कि बिजनेस जो है वो चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इसकी अकाउंटिंग कब करें, कब नहीं करें, कैसे नहीं करें। तो इसके लिए अलग से प्रिंसिपल बना दिया, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या बोलता है कि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट रेफर्स टू द स्पैन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ which the financial statement of an enterprise are prepared to know whether it has earned profit or incurred losses during that period, and what exactly is the position of its assets and the liabilities at the end of that period. Such information is required by the different users at a regular intervals for various purposes, as no firm can wait for a long to know its financial result, as various decisions are to be taken at a regular intervals. On the basis of such information, the financial statements are therefore prepared at a regular intervals, normally after a period of 1 year, so that timely information is made available to the users. This interval of time is called the accounting period. अब देखो, अब जैसा कि पहले देखा कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बिजनेस में अप्लाई होता है कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, बिजनेस कभी बंद ही नहीं होगा, ये कंसेप्ट चलता है। लेकिन बिजनेस में बहुत से डिसीजंस होते हैं लेने वाले, बहुत से डिसीजंस बिजनेस को लेने पड़ते हैं, अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने पड़ते हैं। तो उसके लिए उसको पता होना चाहिए कि उसका बिजनेस, जो ओनर है उसको पता होना चाहिए कि उसका बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लॉस अर्न करना है, उसको नए प्रोडक्ट मार्केट में लाने चाहिए, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को ही इम्प्रूव करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके लिए उसको अपना प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए वो, क्योंकि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है तो बिजनेस के लास्ट तक तो वेट कर नहीं सकता, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है बिजनेस को। और ये छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं ये एक फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। फाइनेंशियल ईयर या फिर अकाउंटिंग साइकिल कहलाता है। तो अकाउंटिंग साइकिल या फाइनेंशियल ईयर कुछ भी कह लो, अकाउंटिंग साइकिल एक टॉपिक होता है। बेसिकली अकाउंटिंग साइकिल वो टॉपिक है जिसके अंदर बताया जाता है कि एक बिजनेस जो है वो अपने मेमोरेंडम में, मेमोरेंडम मतलब जब ये क्रिएट होता है तो एक फॉर्म फिल करना होता है, तो जो फॉर्म फिल करना होता है उसके अंदर बिजनेस बताता है कि हमारा जो अकाउंटिंग साइकिल है, मतलब हम कितने पीरियड में अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स बना सकते हैं, बैलेंस शीट वगैरह बना सकते हैं। तो वो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, क्योंकि देखो काफ़ी कंपनीज होती हैं उसमें 12 महीने का होता है, काफ़ी में 15 महीने का होता है, काफ़ी में 4 महीने का होता है, काफ़ी में 6 महीने का होता है। तो अकाउंटिंग साइकिल एक और फाइनेंशियल ईयर, ये दोनों सिमिलर टॉपिक्स हैं, बट टाइम ड्यूरेशन अकॉर्डिंग टू लॉ चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टुकड़े कर देता है अकाउंट, मतलब बिजनेस के जो पूरे टाइम पीरियड के। तो इन छोटे छोटे टुकड़ों के एंड पे, या टुकड़े जब स्टार्ट होने वाले होते हैं या उनके एंड पे अपनी अकाउंटिंग करता है। अकाउंटिंग करता है जैसे वो अपना प्रॉफिट फाइंड करता है, लॉस फाइंड करता है, अपनी बहुत सी जो अपनी अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो जनरेट करता है, क्योंकि उसे डिसीजन मेकिंग में हेल्प चाहिए होती है इन सारे इन्फॉर्मेशन से। तो अकाउंटिंग पीरियड का कंसेप्ट क्या है, क्योंकि गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल अप्लाई होता है बिजनेस पे, तो बिजनेस के जो पूरी ड्यूरेशन है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं और उसी छोटे छोटे टुकड़ों में हम अपनी अकाउंटिंग कैरी ऑन करते हैं। तो जो
इसका हमारा एक और पॉइंट आता है, वो आता है द कंपनीज एक्ट 2013 एंड द इनकम टैक्स एक्ट रिक्वायर दैट द इनकम स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड एनुअली. हाउएवर इन द केस ऑफ सर्टेन सिचुएशंस preparation of interim financial statement become necessary. For example, at the time of retirement of a partner, or the accounting period can be different from 12 months period. Apart from uh, these, companies whose shares are listed at the stock exchange are required to publish quarterly results to ascertain the profitability and the financial position at the end of every 3-month period. अब देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर एक कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड्स को शो करना पड़ता है, बट काफ़ी कंपनीज होती हैं जो अकाउंटिंग साइकिल में भी रिकॉर्ड कर सकती हैं, बट कुछ काफ़ी बार है ना ऐसा होता है कि लॉ कंपनीज के ऊपर वो एक ऑब्लिगेशन लगा देता है कि कंपनी को 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, या फिर एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को शो करना ही पड़ता है, मतलब पब्लिकली शो करना पड़ता है. देखो, पार्टनरशिप के केस में ना पार्टनर आता भी है, पार्टनर जाता भी है, पार्टनर की डेथ भी हो जाती है, सबके साथ हैं. वो आगे चैप्टर है तुम्हारा पार्टनरशिप, उसमें तुम पढ़ोगे. तो उस केस में कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट शो करनी पड़ती हैं. एक स्टॉक से लिमिटेड कंपनी को, मतलब जो लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज में, उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स हर 3 महीने में शो करनी पड़ती है द कंपनीज एक्ट को. ये रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट की. तो ये लीगली भी जो टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम दे रखा होता है, उसके अंदर भी काफ़ी बारी कंपनी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करनी पड़ती है और जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करना पड़ता है. तो ये था हमारा कौन सा टॉपिक, अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड. तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज कॉस्ट कंसेप्ट. तो कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि द कॉस्ट कंसेप्ट रिक्वायर दैट all assets are recorded in the books of accounts at their purchase price while includes all the acquisition, transport, installment and making asset ready to use. अब देखो, लेट सपोज कि तुमने एक बिजनेस स्टार्ट करा और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें एक हैवी मशीन की जरूरत है. हैवी मशीन कौन सी? लेट सपोज 1.5 टन उसका वजन है. 1.5 टन का वजन है. तुमने उस मशीन को परचेज करा, तुमने एक फैक्ट्री परचेज करी. उस फैक्ट्री के अंदर तुमने उस मशीन का ऑर्डर दिया और फैक्ट्री के अंदर मशीन लानी है. फैक्ट्री के अंदर जो मशीन आएगी वो ट्रांसपोर्ट से आएगी. जो ट्रांसपोर्ट आएगी उसका किराया, मान लो कि उसका किराया 50,000 रुपये. मशीन बहुत भारी है, उसको बहुत ही आराम से लाना पड़ रहा है, तो उसका किराया भी ज़्यादा है. लेट सपोज उसका रेंट है, जो भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 50,000 है. 50,000 की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है. 15,000, 15,000 रुपये उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है. और जो मशीनरी की कॉस्ट है वो ये है आपकी 5 लाख. 5 लाख रुपए की मशीनरी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उस पर 50,000 है और इंस्टॉलेशन कॉस्ट उसकी 15,000 है. ठीक है, तो ये जो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? टोटल कॉस्ट 5,65,000. 5,65,000 जो टोटल कॉस्ट आपकी बनी है, ये आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, ना कि 5 लाख. कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है, तभी यहाँ पर कहा ना. तो ऑल द एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन देयर परचेज प्राइस. तो परचेज प्राइस while includes cost of acquisition, transportation and installation and making the asset ready to use. ठीक है. The concept of cost is historical in nature as it is something which has been paid on the date of acquisition and does not change year after year. अब ये देखो, मेरी बात सुनो. मशीन परचेज करी थी हमने कितने की? 5,65,000 की. 5,65,000 की जो हमने मशीनरी परचेज करी, वो 5,65,000 हमने एक बार बुक में रिकॉर्ड कर दिया. अब हम अगले साल उसकी फिर से वैल्यूएशन करने के बाद उसको फिर से उसके प्राइस को चेंज नहीं करेंगे. कॉस्ट कंसेप्ट ये भी कहता है. कॉस्ट कंसेप्ट में 2 चीज़ें आ गई. पहली चीज़ कि परचेज प्राइस में जितने भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट जितनी भी इनकर करी है वो सारी ऐड करने के बाद रिकॉर्ड होगी. उसके बाद जो चीज़ रिकॉर्ड हो गई उसको ईयर आफ्टर ईयर हम चेंज नहीं करेंगे. और तीसरी चीज़ क्या कहती है? अडॉप्टेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ब्रिंग an objective in recording as the cost of acquisition is easily verifiable from the purchase document. The market value basis, on the other hand, is not reliable as the value of asset may change from time to time, making the comparison between the one period to another
मेक्स डिफिकल्ट। अब ये देखो, यहाँ पर इसका क्लैरिफिकेशन भी दिया हुआ है, जो उससे पहले वाला पॉइंट है उसका क्लैरिफिकेशन दे रखा है, क्योंकि जो कॉस्ट है वो हर साल चेंज होती रहती है। मान लो अभी 5 लाख रुपए की मिल गई, इन फ्यूचर हो सकता है कि उस मशीनरी से बनने वाले प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए या कम हो जाए। अगर बढ़ जाएगी तो मशीन का ऑब्वियसली प्राइस बढ़ जाएगा, अगर डिमांड उसकी कम हो गई तो मशीन का प्राइस भी कम हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है परचेज का, उससे हमें हेल्प मिल जाती है कि हमने किस प्राइस पे चीज़ को परचेज करा था, और उसी के बेसिस पे हम अपने डिसीजन इजीली ले सकते हैं। बट अगर हम ईयर आफ्टर ईयर उसे चेंज करते रहें उसके मार्केट प्राइस के बेस पे, तो हमारे को एक ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट कंसेप्ट कहता है। तो इसी के अंदर एक और पॉइंट आता है, हाउएवर एन इम्पोर्टेंट लिमिटेशन ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस इज दैट इट डज नॉट शो द ट्रू वर्थ ऑफ द बिजनेस एंड मे लीड्स टू हिडन प्रॉफिट्स। हिडन प्रॉफिट्स कैसे? अब ये देखो, हिडन प्रॉफिट्स ऐसे कि मान लो कि आज मैंने मशीन खरीदी 5 लाख रुपए की, मेरे को जो कॉस्ट पड़ी उसकी 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी मैंने, और इन फ्यूचर उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, तो उस चीज़ से मेरी जो मशीन है, अगर मैं बाद में खरीदता तो जो मेरे को महंगी पड़ती, मान लो कि उसका 7 लाख रुपए प्राइस हो गया, तो 2 लाख रुपए मेरे को एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करनी पड़ती जो मैंने नहीं करी। तो ये 2 लाख रुपए का मेरे को हिडन प्रॉफिट मिला है ना, हिडन प्रॉफिट। तो इसी चीज को जो कॉस्ट कंसेप्ट है उसे शो नहीं करता। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेजिंग प्राइस द मार्केट वैल्यू और द कॉस्ट एट विच द एसेट कैन बी रिप्लेस्ड and are higher than the value at which these are shown in the books of accounts leads to hidden profit। तो hidden profit का केस मैंने बता ही दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हमारे फर्म में, बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं, या वो सारे के सारे एसेट्स किसके इक्वल होने चाहिए? सारी लायबिलिटीज और कैपिटल के समीशन के इक्वल होनी चाहिए। एक अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है हमें, इस चैप्टर के बाद उस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डुअल एस्पेक्ट इज अ फाउंडेशन और द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ द अकाउंटिंग। इट प्रोवाइड्स द वेरी बेसिस for recording the business transaction into the books of accounts. This concept states that every transaction has a dual or two-fold aspects and should transfer to be recorded at two places. In other words, at least two accounts will be involved in the recording of a transaction। देखो, अब मान लो यहाँ पर तुम्हें ना कोर अकाउंटिंग में अब एंटर करवाया जा रहा है, तो ये एंट्रेंस पॉइंट है। अब देखो, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि मान लो तुमने बिजनेस स्टार्ट करा, तुमने बिजनेस में लगाया पैसा 5 लाख रुपया, तुमने बिजनेस में 5 लाख रुपया लगाया, उस 5 लाख रुपए से तुमने एक मशीन खरीदी। तब तुम क्या करोगे? एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल तुम्हारी कितनी है? 5 लाख रुपए। किस चीज में लगा रहे हो तुम? मतलब किस फॉर्म में लगा रहे हो? कैश में लगा रहे हो या फिर बैंक में लगा रहे हो? दोनों ही फॉर्म एक फर्म के या किसी भी कंपनी के एसेट होते हैं। तो एसेट में 5 लाख, कैपिटल में 5 लाख, दोनों जगह 5-5 लाख चले गए। उसके बाद तुमने 5 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए की लेट सपोज मशीनरी खरीद ली। मशीनरी खरीद ली ना, एसेट में से तुम्हारा कैश कैश या बैंक जो भी तुमने लगाया था, जिस भी फॉर्म में पैसा लगाया था, वो कम हो गया। कितने रुपए से? 3 लाख रुपए से कम हो गया। 3 लाख रुपए से कैश या बैंक कम हो गया, लेकिन जो मशीनरी है वो बढ़ गई। तो ये डुअल एस्पेक्ट पे चलता है, डुअल एस्पेक्ट पे चलता है। तो डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है कि अगर कोई चीज डेबिट हो रही है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ तो क्रेडिट हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो क्रेडिट हो रहा होगा। अगर मैं ये लाइट कंज्यूम कर रहा हूँ तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में उसके लिए पैसा भी तो दे रहा हूँ। अगर तुम रेस्टोरेंट में गए, तुमने पैसे दिए, तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में तुम खाना भी तो ले रहे हो। तो ये सारी चीजें डुअल एस्पेक्ट के कंसेप्ट पे चलती हैं। डुअल एस्पेक्ट के कंसेप्ट में मतलब किसी ना किसी चीज के बदले कुछ ना कुछ हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो in other words, the equation states that the assets of the business are always equal to the claims of owner and the outsiders. The claims are called equity of owner and termed as capital owner's equity, and that of outsider as a liabilities creditor's equity. The twofold effect of each transaction affect in such a way that the equality of both sides of equations is maintained। अब देखो, ये यही कहना चाह रहा है कि
मतलब जो भी हमारा एसेट आएगा वो दो ही जरिए से आ सकता है, या तो मैं खुद अपना पैसा लगा दूं या मैं उसको क्रेडिट पे ले लूं। अपना पैसा लगाऊंगा तो वो मेरे कैपिटल में से जाएगा, और अगर मैं उसको क्रेडिट में लूंगा तो वो मेरी लाइबिलिटीज में ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर जो केस बताया था उसमें मैंने अपना पैसा लगाया था 5 लाख रुपए, जिसमें से 2 लाख रुपए मेरे पास अभी स्टिल बचा हुआ है और 3 लाख रुपए की मैंने मशीनरी ले ली। अब अगर दूसरा ही केस ले लूं तो दूसरे केस के अंदर क्या मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ। दूसरे केस के अंदर मैं ये बताऊंगा कि जैसे मान लो कि 3 लाख रुपए की मशीनरी आ गई, अब तुम्हें एक और मशीनरी लेनी है, वो भी 3 लाख रुपए की है। तुमने 2 लाख रुपए अपने से लगा दिए, 1 लाख रुपए लाइबिलिटीज में से चला गया, तुमने 1 लाख रुपए उसको क्रेडिट कर दिया। तो अब क्या करोगे, देखो 5 लाख तुम्हारा ऑलरेडी कैपिटल में पड़ा हुआ है, 5 लाख रुपए तुम्हारा ऑलरेडी कैपिटल में पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास सारा पैसा खत्म हो चुका है। जो 3 लाख रुपए बचा, 3 लाख रुपए की हमारी मशीनरी जो हमने और लेनी है, उसमें से 2 लाख रुपए तुमने पेमेंट कर दी, कैश और बैंक जो भी था वो खत्म हो चुका है। तो एक तुम्हारे पास मशीनरी पड़ी है 3 लाख रुपए की एग्जिस्टिंग, एक तुमने और खरीद ली 3 लाख रुपए की, तो 3 3 6। अब इधर कैपिटल साइड में, जो कैपिटल साइड में क्या होगा, कैपिटल साइड में तुम्हारा 5 लाख ही आएगा, तो तुमने जो क्रेडिट करा है 1 लाख रुपए वो लाइबिलिटी साइड में शो कर दोगे। तो 6 लाख इज इक्वल टू 6 लाख। यही अकाउंटिंग इक्वेशन का कंसेप्ट कहलाता है। डुअल एस्पेक्ट का कंसेप्ट यही होता है कि हर डेबिट के लिए करस्पॉन्डेंट क्रेडिट होता है। ठीक है, तो आई होप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, तो देख के जाओ। तो जिसमें पहला लिंक आता है टेलीग्राम का, तो डिस्क्रिप्शन पार्ट में टेलीग्राम का लिंक है, जिसे चैनल को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फ्री पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है जो अच्छे से आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट क्लियर ना हो तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक दे दूंगा, और मैं उसका आंसर, क्वेरी का जवाब बिल्कुल दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन जरूर दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो अकाउंट्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तब और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और लाइफ एंजॉय करते रहिए।